ड्रॉ। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटे, लैंग्वेज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, आपको जो अच्छा लगता है विल डेफिनेटली डिस्कस इन दैट लैंग्वेज। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको पिछली क्लासेस में क्लियर नहीं है, आपको लगता है मुझे रिपीट करना है, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। इवनिंग साहिल, इवनिंग अभिरूप, एनीथिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास? सो आई एज्यूम पिछली क्लासेस क्लियर है, आगे मूव कर रहा हूं। थोड़ा सा कुछ रिफ्लेक्शन दिखेगा रैंकिंग की क्लास का आज की क्लास में। सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं। अगेन जो पहली क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट की वुड बी मोर कंसंट्रेटिंग ऑन प्रिलिमिनरी लेवल क्वेश्चंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ और स्पेसिफिक टाइप्स आती हैं, वो आज नहीं डिस्कस करेंगे। जो मेंस में आती हैं उसके लिए हम अलग से वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ रीजनिंग पे अभी हैं। कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को कैसे देखना चाहिए। कुछ इजियर एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, जहां कुछ ऐसा दिया होगा ये इससे पहले है, ये इसके बाद में है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी कि वो शेड्यूल बना रहे हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को रिलेटेड स्टेटमेंट्स होंगी। जस्ट एज अ स्मॉल रिवीजन एक पॉइंट समझाने लगा हूं। सपोज मैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहूं दैट वी हैव गॉट 8 पीपल A B C D E F G and H and everybody is sitting in a row facing same direction. एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखते हैं, अगर मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की हुई है, दिस सेज एवरीबॉडी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन, सो इट इज आइडियली गुड टू एज्यूम आर लेफ्ट इज देयर लेफ्ट, आर राइट इज देयर राइट। हम एजम्पशन ले लेते हैं कि बेटा जहां हम फेस कर रहे हैं वहीं बाकी सब भी फेस कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट है, हमारा राइट उनका राइट है। तो लेफ्ट राइट की कंफ्यूजन नहीं यूज करेंगे अनटिल अनलेस वो डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। अब एक दो कुछ लोगों ने शायद क्लासेस नहीं लगाई होंगी, तो मैं कुछ बेसिक्स रिवाइज करा रहा हूं। मैं कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स पहले बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको मुझे सिंपल समझाना है कि मैं स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा हूं। So suppose among these 8 people, if I'll refer to some statements like this, first statement, C, who is 3 places right of E is immediate left of H. Now what I'll be doing today is, we'll have 3 to 8 statements in one question. हम सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, उनको लिंक करेंगे एंड विल हैव टू फॉर्म अ अरेंजमेंट आउट ऑफ देम। 8 लोगों की बात करूंगा। पहले स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा C who is 3 places right of E is immediate left of H. What should be the exact interpretation of this statement? इस पूरी लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा? I want the answers in chat box, whether it is CH dash E or whether it is E dash CH. अगर आपको ये लाइन इंटरप्रेट करनी है बेटे, what would be your interpretation of this line? ऐश्वर्या, एक छोटा सा मिस्टेक है, आगे चल के जब मैं सेट कंप्लीट करूंगा तो बेटे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रियाना, you need to rethink your point. Good कृतिका, गुड साहिल, अभिरूप एक ब्लैंक कम लिया है, वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम होगा आज की क्लास में। गुड करीना, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। C is 3 places right of E. What does that mean? जहां भी E है, I need 2 blanks in between and then I need C. मैंने लास्ट क्लास में एक छोटा सा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं जो किया था, क्योंकि C के साथ who है, so this C has to be immediate left of H, so this has to be my H. I hope the point is very clear. सबका almost correct answer था, so everybody knows this. Second point. So what should be the interpretation of this line? A is 2 places left of B and is immediate right of HG.
Good Veena. Good Abhirup. Good Kritika, Febin, Priyan. ठीक है. So everybody is very clear. The statements are very simple to begin with. A is two places left of B. तो जहां पर भी B है उसके two places left पे I need A, and this A is immediate right of G. So I have to have something like this. Comfortable? Okay. Let me have third statement like this. When it says F is right of A, what does this mean? If let's say this is one question going on, and if I say F is right of A, can you interpret something with the second statement? Can you conclude something? Sahil and Karina, are you sure? Or is it a possibility? No. Bacha, these are very common mistakes that we do in the examination. मैंने last class में भी समझाया था, stop assuming things. Until and unless they've used the word in immediate right, let's not assume that. ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने पर्टिकुलरली बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में देखी हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं. काफी बारी ऐसा होता है वो आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बीच में ऐसी स्टेटमेंट डाल देते हैं. तो until and unless उन्होंने स्पेसिफाई किया है एग्जैक्ट प्लेसेस, वी वुड नॉट एज्यूम. कंफर्टेबल? सो बेटा मैं सिर्फ ये कहूंगा F इज राइट ऑफ A. बीच में कितने ब्लैंक्स आई एम नॉट श्योर, कुड बी इमीडिएट, कुड बी सर्टेन ब्लैंक्स इन बिटवीन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. ये क्लियर था. यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पेसेस थी, यहाँ इमीडिएट था, यहाँ टू प्लेसेस था. तो वी कुड बी श्योर विद दिस, बट कुड नॉट बी श्योर विद दिस. सो प्लीज डोंट एज्यूम. Comfortable, Pranav? Oh, sorry, Pranav. It can be immediate or just one among right ones. So we are not supposed to assume until unless I say this. Yes. But if I put it something like this, when it says B sits between D and E, what would be the interpretation of this line? इस कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अगर वो कहते हैं B sits between D and E, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए? Good. Could be DBE, could be EBD. Anywhere between D and E, no Fabin. Logically what happens is between, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हो, देखो उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं. अगर वो कहते हैं ही समवेयर बिटवीन डी एंड ई, समवेयर बिटवीन डी एंड ई का मतलब क्या है? डी एंड ई कुड बी डिस्टेंट अपार्ट, बी अकेला उसके बीच में होगा. बट अगर आपको इस तरह से स्टेटमेंट दी हो, दैट मीन्स दैट बी इज दी ओनली वन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई. कंफर्टेबल? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बी जो है वो डी और ई के बीच में है. बट ये क्लैरिटी नहीं थी बेटे राइट पे कौन है और लेफ्ट पे कौन है. सो वी हैव टू अज्यूम टू पॉसिबिलिटीज. इट कुड बी डीबीई और ईबीडी. फाइन. कुछ जर्नल एजम्पशंस होती हैं, कुछ जर्नल चीजें होती हैं, बट वो उसके बीच में है, कहीं भी बीच में हो सकता है. अब टू बिगिन विद मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल सी क्रिएट कर ली. Let's say these are four statements talking about these 8 people who are sitting in a row. Now I could follow with the question who is sitting on the extreme left, या who is 3 places to the right of E. कुछ भी पूछना है आप बेटे मुझे इसका complete order बताओगे from left to right. Now try to combine these 4 statements and get me one complete order specifying how would these 8 people be sitting in a row. ये किस रो लेफ्ट से राइट किस ऑर्डर में बैठे होंगे? सिंपल है, जल्दी से कंबाइन करो.
सुरेंद्र, यू नीड टू क्रॉस चेक योर ऑर्डर। इसमें देख बेटे बी 2 बार ही आ गया और काफी सारी और गलतियां कर दी, तो दोबारा एक बार ही बना बचे। गुड प्रेरणा। साहिल, इट इज डिटर्मिनेबल। एक बार ध्यान से देख, कुछ स्टेटमेंट्स में है जो उसको डिटरमाइन कर देगा। वीना, नो, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, यू नीड टू क्रॉस चेक। छोटी छोटी गलतियां बेटे वो मुझे मार्क्स लूज कराती हैं। हमारे सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है और स्पीड बहुत चाहिए, तो हमें एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन लेनी है, कोई गलत एजम्पशन नहीं लेनी है। नहीं कृतिका, अनन्या वेरी गुड। सिर्फ गलत एजम्पशन नहीं लेनी है बेटे, रीजनिंग का की सिर्फ एक है, आपको सही स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उसको इंटरप्रेट ढंग से करना है। बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ लेकिन पेशेंस से स्टेटमेंट्स पढ़ो। अभिरूप, नो, स्टिल नॉट करेक्ट। बेटे मेरे लिए एक गलती का मतलब मैं मार्क्स लूज करूंगा, तो मैं एक भी गलती नहीं करूंगा बेटे, चाहे क्लोज हो, बट मिस्टेक इज अ मिस्टेक फॉर मी। गुड समृति। नहीं अभिरूप, और गलतियां थी। एक चीज बेटे समझा रहा हूं, देखो इजी एग्जांपल थी। मेरे को पता है मेरे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, अभी के लिए ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है, आगे चल के 7, 8, 10 स्टेटमेंट्स भी होंगी। जब स्टेटमेंट ज्यादा होती हैं तो 2 डिसीजन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्टार्ट कहां से करना है, और जिससे स्टार्ट कर रहे हो फिर उसका आगे लिंक ढूंढना जरूरी है। आप इंडिपेंडेंटली 8 स्टेटमेंट्स को अगर लिख लेते हो तो सब मेसअप हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो जब पजल बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो एक स्टेटमेंट को पिक करके उसका आगे लिंक बनाओ। मैं स्टार्ट करने के लिए बेटे यहाँ फर्स्ट या सेकंड स्टेटमेंट लूंगा, बिकॉज इनमें पोजीशंस की क्लैरिटी है, जबकि थर्ड और फोर्थ में पॉसिबिलिटीज हैं, तो आई नेवर स्टार्ट विद दैट स्टेटमेंट। सो अगर मुझे स्टार्ट करना होगा मैं फिलहाल फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है कि यहाँ पे ई 2 ब्लैंक और फिर सी और एच होने चाहिए। कंफर्टेबल? अगर बेटे मैं इस स्टेटमेंट में देखता ए इज 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ बी एंड इज इमीडिएट, यहाँ पे सॉरी मेरे पास क्या था, राइट ऑफ जी। अब मैं इससे उसको लिंक नहीं कर पाऊंगा, रीजन बीइंग बेटे यहाँ पे कोई भी कॉमन नेम नहीं है। So what I'll do is I'll prefer to link this statement with this statement. अब मुझे पता है B sits between D और E है, तो यहाँ तो बेटे E के राइट पे होगा या E के सॉरी राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये E लिखा हुआ है तो इसके B और D इधर आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी है B इधर हो और D इधर हो। तो मैं 2 पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं। यहाँ पे भी मेरे पास B और ये D हो सकता है। मैंने 2 पॉसिबिलिटीज बना ली, फर्स्ट और फोर्थ को लिंक करके। अब बेटे जब मैंने इससे लिंक किया तो मुझे ये लिंक हो सकता है A is 2 places left of B। बेटे अगर B यहाँ पे है तो उसके 2 places लेफ्ट पे A होना चाहिए, and A should be immediate right of G, this would be the case। वहीं अगर मैं इस स्टेटमेंट पे काम कर रहा होता तो B के इधर A आता, and this should be G। So as of now मेरे पास फिर से 2 पॉसिबिलिटीज वैलिड है। अब जो स्टेटमेंट बच रही है वो कह रहे हैं F is right of A। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कोई ब्लैंक स्पेस अवेलेबल नहीं है, so if F has to be right of A, he has to be on the extreme right। वहीं अगर मैं इस केस की बात करूं तो F बेटे यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। But the problem with the case is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. But what I wanted was only 8 people. So बच्चा ये केस मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। The valid case would become this case. Was not a very tough example, but beta if I says there are 8 people, we cannot keep 9 seats. We have to look down for 8 seats. And छोटी सी गलतियां की थी कुछ लोगों ने। If my question is who is sitting on the extreme right, my answer has to be F. I hope the point is clear. Thank you साहिल। बाकी लोग बच्चे सो बहुत टफ एग्जांपल से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इजी चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राई टू लुक एट द कंसेप्ट। आज की क्लास में बेटे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे
और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आपके पास वर्कशीट्स हैं। बेटे आई हैव टू सेव टाइम बिकॉज अगर मैं शीट्स के सारे क्वेश्चन लिखवाऊंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। सवरेंदु मैंने लास्ट क्लास में बेटे रिक्वेस्ट किया था, प्लीज एस्पिरेशन अकाउंट्स पे आप पोर्टल्स पे जाके पहले वर्कशीट्स को डाउनलोड करो, अदरवाइज क्लासेस के साथ मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेंदू आई डोंट थिंक इट वाज नॉट अपलोडेड। साहिल रेस्ट ऑल, आप लोगों को भी बेटे वर्कशीट नहीं मिली? Can you please confirm whether the sheet was shared to you or not? Oh my God. Just acha, just give me a second. I'll just give me 1 second. Just give me 1 second. I'll do something. Just give me one. Divan sir, can you? Divan sir, are you there? Chalo. We'll start with the basic question. Chalo. The first question is an easier one. I hope everybody can read the question. So I'm expecting you to tell me the complete schedule. Kind of it is 7 books हैं. We have got 7 books. Geography, physics, history, accountancy, management, ऐसे करके 7 नाम दिए हुए हैं. और आपको बेटा मुझे बताना है, आंसर्स भी कर सकते हो, बट माय प्रेफरेंस वुड बी आप मुझे ये बताओ पहले कि ऑर्डर क्या होगा. चाहे फर्स्ट लेटर्स यूज कर लेना, बट सबसे ऊपर कौन सी बुक है, वेदर इट इज लाइक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, आपके हिसाब से ऑर्डर क्या है, मुझे आपसे आंसर चाहिए. किसी को कोई पॉइंट पूछना हो तो बेटे यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली वुड एक्सप्लेन. Good, Pranav. So expecting the answers from others. Good, Ananya. Waiting for others to reply.
आउट ऑफ 15 पार्टिसिपेंट्स मेरे को सिर्फ 2 लोगों का भी आंसर आया। अभिरूप, ऐश्वर्या, वी हैव अनन्या, अनन्या का आंसर आ गया, गुड है। द अदर, फेबिन, इप्शिता, करेना, फेबिन यू वाज वेरी फास्ट इन द लास्ट क्लास। कृतिका, लवली, गुड लवली। चल, मैं एक बार फिर भी करवा रहा हूं। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर किसी का मैच नहीं कर रहा है, एक बार एक्सप्लेनेशन के लिए एक चीज बेटे देखो, क्लियर है, मुझे 7 बुक्स अरेंज करनी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आइडियली अगर मुझे अभी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टार्ट देने हैं, इफ आई गो थ्रू ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स, क्लैरिटी दिख रही है, मुझे 4th स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। बायोलॉजी वाज थर्ड फ्रॉम द बॉटम and we can understand, I can quickly link it with second statement which is again talking about biology. तो लिंक बना लूंगा, सिंपल लगेगा, सबका आंसर ठीक था। we can understand biology was third from bottom and then biology was 2 places away from accounts. now biology has to be 2 places away from accountancy. away है, accounts उससे ऊपर भी हो सकता है और उसके नीचे भी हो सकता है। so अगर biology third from bottom है, accounts could be third from top also or could be at the bottommost position. फिर accountancy was immediately below physics, so बेटे physics जो होगा वो इधर होगा, या फिर I could place physics at this position. Then this says there has to be 2 books between physics and history. अब physics और history के बीच में अगर 2 books चाहिए, ये अगर physics है, ऊपर space है नहीं, बीच में 2 बुक्स ले लूं तो ये हिस्ट्री के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, ये क्लैश आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये केस पॉसिबल नहीं है। यहां अगर मैं फिजिक्स रखता हूं तो बीच में 2 बुक्स रख के मुझे हिस्ट्री को इस प्लेस पे रखना पड़ेगा। फिर उसने मुझे कहा था देयर आर इकोनॉमिक्स वाज इमीडिएटली अबव मैनेजमेंट, सो इफ इकोनॉमिक्स हैज टू बी इमीडिएटली अबव मैनेजमेंट, वो यहीं पे आ सकता है। सो दिस हैज टू बी इको, this has to be management, so what is left is definitely geography. So that would be my easy answer. Abhirup, you need to get balance between worksheet and because I need to share screen, तो आप किसी भी वीडियो को क्लिक करके बेटे उसको विजिबल बना सकते हो। तो जब आप स्क्रीन देख रहे हो बच्चे, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपने लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप यूज कर रहे हो, आप उसको क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हो बच्चे। अभिरूप मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको बेटे जब जूम पे यूज कर रहे हो तो आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हो, स्क्रीन या बोर्ड, आप उसको थैंक यू, ओके बेटे, आई थिंक यू गॉट इट। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सो which book is placed third from the top? Essentially history. And how many books lies between physics and biology? So my answer has to be none. Sure. So कुछ easy examples से start करूंगा, बहुत ज्यादा tough examples करेंगे भी नहीं, वो आगे चल के जब पीओ की वर्कशॉप्स होंगी या हमारे पास हम लोग इंश्योरेंस के एग्जाम्स में टारगेट करेंगे वो करेंगे, बट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अभी धीरे धीरे आएंगे। आई होप फर्स्ट एग्जांपल सबको क्लियर है। मूविंग डाउन, आई एम शेयरिंग द सेकंड क्वेश्चन विद यू गाइस, यू नीड टू ट्राई दिस सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगेन आई वांट यू टू मेक कम आउट विद अ कंप्लीट ऑर्डर। यहाँ पे 6 लेक्चर्स की बात हो रही है which has to be scheduled over a complete week. So I'm expecting the complete order from you guys now.
गुड प्रणय। गुड अनन्या। Swendu, you have interpreted one statement wrong. When it says physics has to be done either 2 days before or after astronomy, that means astronomy और physics के बीच में बेटे एक दिन होना चाहिए. Swendu, I am commenting again. जब आप कहते हो कि आपके पास तेरा फिजिक्स हैज टू बी स्केड्यूल्ड आइदर 2 days बिफोर और आफ्टर एस्ट्रोनॉमी, बेटे एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के बीच में 2 दिन नहीं हो सकते, बीच में एक दिन होगा और फिजिक्स सेकंड डे पे होगा. तो समरेंदु परफेक्ट, ठीक है, रीस्केड्यूल. बाकी लोग 7 एक्सप्लेन. देख बेटे, मेरे पास 7 days हैं. द फर्स्ट डे हैज टू बी संडे एंड लास्ट डे हैज टू बी सैटरडे. अब अगेन मुझे स्टेटमेंट्स को पढ़ के समझना है कि मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए. वो कहते हैं वन डे हैज टू बी इन हॉलीडे एंड इट कैन नाइदर बी संडे नॉर सैटरडे. तो छुट्टी पहले दिन या आखिरी दिन नहीं हो सकती, उसके अलावा कहीं भी हो सकती है. बायोलॉजी कांट बी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय फिजिक्स. इसका मतलब क्या है? बायोलॉजी से इमीडिएटली पहले फिजिक्स पॉसिबल नहीं है. बायोलॉजी कांट बी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय फिजिक्स. सो बायोलॉजी से इमीडिएटली पहले फिजिक्स पॉसिबल नहीं है. so, जहां भी बायोलॉजी होगा उससे इमीडिएटली पहले फिजिक्स नहीं हो सकता. अगर अब आप थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ रहे होते तो बायोलॉजी हैज टू बी टॉट ऑन थर्सडे. बायोलॉजी बेटे पक्का थर्सडे को आना है. सो वी कुड बी वेरी क्लियर कि फिजिक्स जो है वो वेडनेसडे को नहीं हो सकता. ज्योमेट्री हैज टू बी स्केड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर अलजेब्रा. जहां भी अलजेब्रा है उसके इमीडिएटली साथ मुझे ज्योमेट्री चाहिए. केमिस्ट्री कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड आफ्टर ज्योमेट्री. इसके बाद केमिस्ट्री नहीं हो सकती. तो कहीं अलजेब्रा और ज्योमेट्री से पहले केमिस्ट्री आना चाहिए. फिजिक्स स्टार्टिंग में भी नहीं हो सकता, संडे को नहीं हो सकता. और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बीच में एक दिन चाहिए. दैट हैज टू बी शेड्यूल्ड आइदर 2 days बिफोर और आफ्टर एस्ट्रोनॉमी. तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एक जगह हो, बीच में एक दिन आए और उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉमी या फिजिक्स हो. अब आइडियली देखो बेटे, फिजिक्स यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता. अगर मैं फिजिक्स को यहां रख लूं तो मेरे पास यहां पे एस्ट्रोनॉमी आ सकता है. पहली पॉसिबिलिटी ये बना रहे हैं. अगर ये फिजिक्स है तो बीच में एक दिन छोड़ के मुझे एस्ट्रोनॉमी चाहिए.
अलजेब्रा और ज्योमेट्री मेरे पास इकट्ठे होने चाहिए और उसके बाद केमिस्ट्री नहीं आ सकता, उससे पहले तो आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास अलजेब्रा आएगा, ये मेरे पास ज्योमेट्री होगा, इससे पहले कहीं केमिस्ट्री आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डे पे छुट्टी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे मैं हॉलीडे रख के यहाँ पे केमिस्ट्री रख सकता हूँ। फेबिन देख बेटे, पॉइंट समझ आए? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे छुट्टी नहीं हो सकती थी तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री रख के यहाँ पे हॉलीडे रख दूंगा। बाकी लोगों को बेटे बहुत कुछ मुश्किल नहीं करवाऊंगा, इजियर क्वेश्चन से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड अभी हमने कोर्स स्टार्ट किया है तो बहुत लोग बिगनर्स लेवल पे हैं, जो भी डाउट है वो साथ साथ पूछोगे। या सवरिंदु वो डाउट है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। बेसिक हिंदी इंग्लिश में अगर समझो बेटे, वी अंडरस्टैंड आज वेंसडे है, सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट वुड बी अ डे बिफोर यस्टरडे, सवरिंदु इतना आई होप इंग्लिश आता है हम सबको। जब हम परसों बोलते हैं तो हम उसे अ डे बिफोर यस्टरडे बोलते हैं, ठीक है? सो अ डे बिफोर यस्टरडे वुड बी 2 days बिफोर टुडे। आई होप इस एग्जांपल से पॉइंट समझ आएगा। तो अगर मुझे आज वेंसडे है, मंडे बोलना होता तो मैं कहता अ डे बिफोर यस्टरडे और 2 days बिफोर टुडे। सो 2 days बिफोर टुडे मींस 1 day इन बिटवीन एंड द सेकंड डे। सो रिंदु को पॉइंट क्लियर हो गया? एनीबॉडी एल्स हु वांट मी एनी एक्सप्लेनेशन और एनी पॉइंट? क्लियर है? सो क्वेश्चन आंसर करना वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड व्हिच सब्जेक्ट विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ द लेक्चर्स, इट शुड बी केमिस्ट्री। शीट्स आपको शेयर कर दी जाएंगी, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट वंस अगेन। आई एम स्किपिंग द क्वेश्चन एंड मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप क्वेश्चन सब आंसर कर पाएंगे। मैं सीधा अगली इंफॉर्मेशन पे मूव कर रहा हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। आपकी स्क्रीन पे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। एवरीबॉडी विल ट्राई टू फॉर्म दैट केस। So you need to type the right answer this time. Okay. Ananya, Abhiroop, and Ananya, you have given me different answers. So cross check. Abhiroop, you need to practically cross check. अभिरूप एक बार दोबारा सॉल्व करके देख बेटे। वीना, नो इट इज नॉट द करेक्ट अरेंजमेंट। आपको एक बार वीना दोबारा ट्राई करना है। गुड इप्शिता।
गुड प्रेरणा, गुड ऐश्वर्या, गुड साहिल। साहिल एक छोटा सा मिस्टेक है, इसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। साहिल बहुत छोटा मिस्टेक है, बट मिस्टेक विल बी यू लूजिंग मार्क्स। सो साहिल आप दोबारा एक छोटी सी गलती नोटिस करो। ऐश्वर्या, समृद्धि परफेक्ट, लवली परफेक्ट। चलो मैं एक दो पॉइंट समझा रहा हूँ जो हमने कुछ गलतियां एक लोग दो लोगों ने की, वैसे ऑलमोस्ट सबका करेक्ट था। बेटे बी हु वाज 2 प्लेसेस राइट ऑफ, सॉरी 3 प्लेसेस राइट ऑफ एफ, तो जहां भी एफ है we need 3 places to the right has to be B, and this B would be immediate left of G. Fine. Now my next statement was A sits next to C and was 2 places right of E. Could not link up. अभी तीनों लोग अनकॉमन है, नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कह रहे E sits between F and D. अगर E F और D के बीच में है तो ED यहां भी हो सकता है, and then there is a possibility ये E हो और ये D हो। So मेरे पास फिर से दो possibilities create होगी, we use that। अब फर्स्ट स्टेटमेंट से लिंक करूंगा, A C के साथ है, कहां है वो क्लियर नहीं है, बट A should be 2 places right of E। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो A is not possible as 2 places right of E, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर E यहाँ पे है तो उसके 2 प्लेसेस राइट पे यहाँ A होना चाहिए और वो C के साथ है। साहिल आपको बस एक छोटा सा रिकमेंड करूंगा, जब मैं वर्ड नेक्स्ट यूज करता हूं तो नेक्स्ट का मतलब साथ में होता है, कुड बी इमीडिएट राइट, कुड बी इमीडिएट लेफ्ट, बट क्लियर था E के 2 प्लेसेस राइट पे A है तो उसके साथ C यहाँ पे है। अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से देखूं तो इट सेज हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट, so third from the right would definitely be C। परफेक्ट। मैं बहुत टफ एग्जांपल्स अभी नहीं ले रहा हूं, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। काफी बारी ऐसा होता है हमारे पास जब हम प्रिलिमिनरी लेवल एग्जाम्स में होते हैं, बेसिक टारगेट कर रहे होते हैं, या कुछ लोग अगर स्टेट बेस्ड एग्जाम्स में जाएंगे तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, स्पीड चाहिए होती है। ऐसे कुछ 4-5 लाइनें देखें, उसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं। शुड आइडियली बी टारगेट इन नॉट मोर देन 1 to 2 मिनट्स। सो मेरा टारगेट होता है कि मैं 2 मिनट में ये 3 क्वेश्चन फटाफट निकाल दूं। परफेक्ट। अब इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एट टाइम्स व्हाट हैपन इज, जब आप अरेंजमेंट बना रहे होते हो तो आपको कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं। अब अगर कुछ नहीं दिया हो, कुछ नहीं है, तो हम अपनी एजम्पशन ले लेते हैं कि हम सब नॉर्मल लेफ्ट राइट यूज कर रहे हैं। बट अगर वो कुछ ऐसा कह दें दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड दे आर फेसिंग अ सर्टेन डायरेक्शन, अब ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे कि वो एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां वो एक कुछ डायरेक्शन में देख रहे हैं और दूसरे किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो थोड़ा सा डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखेंगे, अगर हम नॉर्मल एजम्पशन से चलते हैं तो वी ऑलवेज एज्यूम दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। हम मान लेते हैं कि हम लोग कुछ सेंटर में बैठे हुए हैं एंड वी कैन फेस एनी डायरेक्शन। आज सच में किसी भी चीज को लोकस मान के किसी भी डायरेक्शन में फेस कर सकता हूं। अब प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, अगर कुछ ना दिया हो तो एक नॉर्मल एजम्पशन हम लेते हैं दैट वी ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। सो व्हेन वी आर फेसिंग नॉर्थ, व्हाट वी एज्यूम इज टुवर्ड्स द ईस्ट definitely we have our left and towards right we have our west। so normal assumption हम ये लेके चलते हैं कि वेस्ट की तरफ राइट है, ईस्ट की तरफ लेफ्ट है, और हम अपना नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। वहीं कई बार ऐसा होगा, there is a set of questions saying there are few facing north और जो बाकी लोग हैं वो साउथ में देख रहे हैं। आगे चल के आपके ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे जहां कुछ ऐसा होगा कि 10 लोग हैं, 5 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, 5 लोग साउथ में देख रहे हैं। अब जो नॉर्थ में देख रहे हैं उनका तो क्लियर है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। आई होप इतना लॉजिक स्ट्राइक करता है कि जो साउथ में देख रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, तो हम उनके लिए क्या कर लेते हैं, हम कह देते हैं जो उनका ईस्ट में राइट होगा और उनके लेफ्ट में वेस्ट होगा। सो एक सजेशन है जहां पर मल्टीपल डायरेक्शंस के क्वेश्चंस खास करो, कभी ईस्ट वेस्ट नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्शंस को
कांस्टेंट बना लेते हैं। सो सॉरी, मैंने सारा गलत लिख दिया है। यू शुड हैव पॉइंटेड इन, वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी, आई रोट एवरीथिंग रॉन्ग, यू शुड हैव पॉइंटेड मी, सो सॉरी। ये वेस्ट है बेटे, ये ईस्ट है, सो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और जब हम साउथ में जाएंगे ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। Guys, very sorry I put that in the reverse order. I hope the point is very clear. अगर साउथ में देख रहे हैं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। कंफर्टेबल? अच्छा, अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, there's a set of people facing east or facing west. उसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं आपको ऐसा कह दूं, there's a group of certain people and everybody is facing east, इसमें दो तरीके होते हैं, या तो पूरी की पूरी डायरेक्शंस को रोटेट कर दो, बट मैं कुछ फर्दर क्लासेस के लिए जहां पर मेरे पास मल्टीपल डायरेक्शन क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चीजें हम लोग आगे चल के करेंगे हाई लेवल में, उसके लिए माय सजेशन वुड बी, द सेट ऑफ पीपल इज फेसिंग ईस्ट, वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड if we have to pinpoint their lefts and rights, they'll be going through vertical arrangement. अगर आप ईस्ट में फेस कर रहे हो तो आपके लेफ्ट राइट के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता है। अब नॉर्थ वालों के लिए अगर राइट ईस्ट है तो ईस्ट वालों के लिए राइट वुड बी साउथ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फोकस यहाँ पे। अगर कुछ लोग ईस्ट में फेस कर रहे हैं तो उनका राइट नीचे आ जाएगा और उनका लेफ्ट हम नॉर्थ में ले लेते हैं। अगर एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल कर सको तो एक छोटा सा पॉइंट हम याद रखते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन से चल रहे हैं, if we are facing north, towards our right would be east, east का जो right होता है that would be south and south का right would be west. So ideally everybody's right would practically go clockwise. हम इसको यूज करके अपनी डायरेक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं कि अगर जो लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं उनका राइट ईस्ट है और जो ईस्ट में फेस कर रहे हैं उनका राइट साउथ है। परफेक्ट है। वुड बी हेल्पफुल स्पेसिफिकली ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है और उसको कुछ यूज कर रहे हैं। बात को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग यू अगेन टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्डर इन दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान में रख के करना, अदरवाइज योर विश, आप जैसे भी करना चाहते हो, बट आई वांट द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 and 9. सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर?
I want the answer in terms of the arrangement from room number 1 to 10. आपके हिसाब से रूम 1 से लेके 10 तक का अरेंजमेंट क्या होगा? Prerna, you was very fast initially. Ananya, Sahil, Veena, Samriti. Good, Sahil. Very good. Abhirup, Ipshita, good Prerna, good Ananya. गुड समृति एंड फेबिन. चलो, जिनका नहीं हुआ मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था? डायरेक्शंस. मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज क्लियरली सेड दैट द रूम्स हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो रूम नंबर 1 नॉर्थ में और रूम नंबर 10 साउथ में है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज every room was facing west. What does that mean? If the rooms has to face west, my right has to be in the north and my left should definitely be in the south. So कुछ बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स जिन पर हमने मार्क्स नहीं लूज करने हैं. ये क्वेश्चन बेटे रीजनिंग में थोड़ा सा एफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा, हम 100% स्कोर कर सकते हैं. टाइम लिमिट थोड़ा सा होता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए. अब स्टार्ट करने के लिए H was between C and D not possible, कोई कहीं भी हो सकता है. तो सेकेंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करें. A was in room number 104 and has a vacant room to his immediate left. Now we very clear, ऊपर राइट है तो नीचे लेफ्ट होगा. परफेक्ट. रूम नंबर 5 वेकेंट होगा. B has to be in third room from south, तो B रूम नंबर 8 में है. And D was 2 places to his right, ऊपर की तरफ सेकेंड प्लेस 6th रूम में D है. Good, Abhirup. Then this says F has nobody on his immediate adjacent sides. F के साथ कोई नहीं होना चाहिए. हो सकता है F1 में हो, ये खाली हो, 2 भी खाली हो सकता है वो 3 में हो, सॉरी 3 में नहीं हो सकता है वो 2 में हो, 1 और 3 खाली हो, अभी श्योर नहीं है. तो मैं फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट को मिक्स कर रहा हूं. H C और E के बीच में है, तीनों इकट्ठे यहीं पे होंगे. H बीच में होगा, C कॉर्नर पे आ नहीं सकता तो C यहां पे रख लूंगा और E यहां पे आ जाएगा. H C और E के बीच में तीनों इकट्ठे यहीं आ सकते हैं और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है. एंड लास्ट जो बच गया, F के साथ कोई नहीं होना चाहिए, तो F7 और 9 पे नहीं हो सकता, F10 पे होगा. 9 वेकेंट होगा, सो दैट F has nobody on his immediate adjacent sides. जो बच गया वो G है, so has to be in room number 7. क्वेश्चंस आराम से नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड वी कैन इजीली आंसर देम. ऑलमोस्ट सबका आ गया था. स्टिल एनीबॉडी हु नीड्स टू से समथिंग बियॉन्ड दिस? सबके लिए कंफर्टेबल? ओके.
I'm moving forward to the next set. Now this would be a little tougher than the previous ones, so try to be more conscious with the use of statements. We're talking about two parallel rows with 12 people involved in the question. Hundred percent correct, Pranya. Good, Ananya.
Good Ipshita, good Ishwarya, good Samriti. So I hope nobody is finding it very tough. मैनेजेबल है, सिर्फ थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम अपनी, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 से 3 मिनट में मेरे पास 3 या 4 स्कोर आ जाए. सो आई विल बी गेटिंग अ सेफर जोन. चलो फिर भी अगर एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ को, मेरे पास 2 पैरेलल रोज हैं. मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट क्यों लिखा है बेटे? बिकॉज दे वर सेइंग दैट द पीपल वर फेसिंग इन द फर्स्ट रो इन द ईस्ट डायरेक्शन. तो ये लोग सारे ईस्ट में देख रहे हैं, फेसिंग ईस्ट है, और ये सारे फेसिंग वेस्ट हैं. अब आइडियली जो लोग ईस्ट में देख रहे हैं, राइट और लेफ्ट समझना जरूरी था. जब लोग ईस्ट में देखते हैं तो उनका राइट नीचे की तरफ होता है और लेफ्ट ऊपर की तरफ है. तो ये जो ग्रुप है इनका नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंजमेंट देखो तो इनका राइट नीचे होगा, इनके लिए जो राइट होगा वो ऊपर होगा और इनका लेफ्ट नीचे होगा. ऑलमोस्ट सबने वैसे आंसर कर दिए, बट स्टिल एक बार ही सबके लिए. अब वो फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं पी सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो, इनमें से एक होना चाहिए, एंड जस्ट राइट ऑफ टी है. ये तो सबके लेफ्ट पे हो जाएगा, राइट ऑफ टी एक्सट्रीम एंड पे. सो पी ये होगा और टी ये होगा. उसके बाद कहा हुआ है ए पी और टी के सामने नहीं है लेकिन थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ एफ है. अब इस रो में लेफ्ट ऊपर होना चाहिए, तो कुछ ऐसा चाहिए कि जहां भी एफ है 2 प्लेसेस बीच में और फिर ए है. आइडली ए यहां तो आ नहीं सकता, सो ए यहां रख लेंगे, बीच में 2 और फिर मेरे पास एफ होना चाहिए. उसके बाद वो कह रहे देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन क्यू एंड वी. इस रो में अगर 2 लोग बीच में चाहिए तो आइडली वन ऑफ देम हैज टू बी क्यू एंड अदर हैज टू बी वी. ये क्यू और वी की रिस्पेक्टिव पोजीशंस है, अभी इंटरचेंज कर सकते हैं. सी और डी के बीच में कोई एक था और बी सी के साथ था और बी एक एक्सट्रीम एंड पे है. यहाँ पे एफ है तो बी एक्सट्रीम एंड पे यहाँ आ जाएगा, उसके साथ सी है और सी और डी के बीच में कोई एक होना चाहिए. तो इस रो में जो बच गया वो ई होगा. और लास्ट स्टेटमेंट में कहा हुआ है एस जो है वो डी के सामने नहीं हो सकता, तो एस यहाँ पे होगा, और एस क्यू के साथ नहीं हो सकता. सो यहाँ पे वी है और यहाँ पे क्यू है, एंड दिस हैज टू बी आर. आई होप एवरीबडी इजी. आई एम टेकिंग अ पॉज फॉर 10-15 सेकेंड्स. किसी को किसी भी स्टेटमेंट में डाउट है डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. If everybody is comfortable, we'll move forward. I hope सबको clear है. So moving on. Okay, thank you Savrendu. चल, let's move a little bit. बहुत ज्यादा डिटेल्स ऑफ इनसाइड आउटसाइड वगैरह भी आज नहीं करेंगे. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे काम कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक कोर्स. थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट ऑन टेबल्स की बात कर रहा हूँ. अब जब टैबुलर अरेंजमेंट्स की बात होती है, हमारे पास सर्कुलर टेबल, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगल, हेक्सागन कुछ भी आ सकते हैं. 90% ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि टेबल कैसी है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं टेबल पे, कुछ लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कुछ ऐसा लेके चलता हूं, देयर आर 6 पीपल सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, दे विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, where obviously these two would be facing each other. This set of person would be facing each other and this would be another set of people facing each other. कुछ ऐसा होगा. अब अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो बेटा हम मान के चलते हैं that everybody is sitting facing inside. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अपर लेवल में जाके ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पर आपके पास कुछ ऐसा दिया होगा, देयर बी सर्टेन फेसिंग इनसाइड, देयर कुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल फेसिंग आउटसाइड.
बट आज की क्लास में भी उसको टच नहीं कर रहे हैं. विल हैव फर्दर क्लासेस जहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे. बट फिलहाल के लिए अगर मैं मान के चल रहा हूँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो एवरीबडी वुड बी फेसिंग इनसाइड. हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. सिमिलरली ये पेयर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. अब सर्कल का कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता है, तो अगर आपको नॉर्मल सर्कल का क्वेश्चन करना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. सपोज टू एक्सप्लेन दैट I'll take a basic case. Somebody says C who is facing E is immediate right of B. सो अगर मुझे अच्छा लगता है और मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट देना है, मैं सी को यहां भी रख सकता हूं. आज सच कुछ बेसिक समझाने के लिए मैं सी को नंबर दे रहा हूं. मैं फिर एक चीज रिपीट करूंगा, सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, सो यू शुड नॉट गिव दीज नंबर्स. ये नंबर्स कभी नहीं देते, सिर्फ आपको भी समझाने के लिए. अगर मैं मान लूं कि मैंने सी को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, सो मेरा ई फोर्थ पे होगा. कैन यू टेल मी बी कहां पे आएगा? कैन यू प्लीज स्पेसिफाई बी कहां पे आना चाहिए? Rana says 6. Everybody for 6? Good. B has to be on 6 because C inside देख रहा है तो उसका right इस तरफ है. And it says C has to be immediate right of B. That means B यहाँ पे होगा और उसका right C होगा. Everybody clear? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट आई होप सबको पता होगा, बट स्टिल दैट मींस इफ आई से नो F इज इमीडिएट राइट of E, so now F should be on E. I know is on fourth position. On which position would you place F? Perfect है. So I hope इतनी सी बात सबको क्लियर है. This was very basic. We understand अगर C का राइट इधर है तो बेटा 2 का राइट 3 and everybody's right has to go in this order. ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है. सो ट्राई टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस. In circles, everybody right would move in anti-clockwise direction because each of them is facing in the center, towards the center. So if I'll have the last statement look something like this: A is immediate left of D. So A की पोजीशन क्या होगी इस अरेंजमेंट में? A is immediate left of D. So A should be either on 2 or 3. What will you do? 2 or 3? Perfect. Pranaya, Karana, everybody is clear. A has to be immediate left of D. Ade would have D here and A here would have been right. So I'll keep D here, A here. So D के immediate left पे I had A. A very basic example. ठीक है, चलो एक और सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, फिर एक दो टेक्निकल पॉइंट समझाने हैं. So try question number 13th and 14th. A very easy example. Quickly get me the arrangement.
गुड प्राण्या। गुड अनन्या। Savrindu, Samriti. Okay, good. So this was practically one of the easiest examples. कुछ बहुत ज्यादा नहीं था. It says H who was immediate right of B was opposite to G. फिर सर्कल बनाना है और फिर वही बात कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ. स्पेसिफाइड है, नहीं भी हो तो we'll assume them to be facing center. So what I'll do would be I'll start with good everybody, Abhirup, Aishwarya, Fabin. This time everybody had the answer. So we understood यहाँ पे अगर B है तो यहाँ H है and this has to be G. D was between E and F. So this has to be D. With one of them has to be either E or F. But then it says C has to be two places right of F. तो यहाँ F possible नहीं है. यहाँ पे F होगा. Two places right पे C होगा and I need to have A on this position. ये सबको क्लियर? अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट समझना है. इसी स्टेटमेंट्स को if I'll get down to a square table. Now need to understand one simple thing. मैंने सेम स्टेटमेंट्स रखी हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी, but this time I've changed the question and said now they are sitting on a square table with two on each side. पहली तो बात, will it make a difference to the answer? Yes or no? I had exactly the same statements as I had over here, but now I said they are on a square table with two on each side. Will the answer be different to the questions? Yes or no? Savrendu says no, Fabin says yes. Rest all. फर्क पड़ता है when it comes to square and circular tables? Everybody is saying yes. Yes, the answer is yes. Karina, Fabin, Katrika, Ipshita ने कहा yes. Now, can you specify कब फर्क पड़ता है और क्यों फर्क पड़ता है? How would you understand? हाँ यार, ये सर्कल का क्वेश्चन है, ये स्क्वायर का क्वेश्चन है. अब ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, इसमें फर्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? Anybody with an idea? Anybody who can tell me कब फर्क पड़ता है, कब नहीं पड़ता है? ओके, एक पॉइंट समझाने लगा हूं. When it comes to square tables, इप्शिता, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपोजिट वाला. At times what happens is इकट्ठे बैठे हैं तो बेटे सर्कल में यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, would not make much of difference. परफेक्ट. फर्क किस पे पड़ता है? देख बच्चे, अगर मैं स्टेटमेंट में कहता हूं A sits opposite to B, अगर मैं A को यहां ले लूं और B को यहां ले लूं, so towards A's right you had 4 people and towards A's left you have 2 people. और सपोज मैं कह दूं यहां पे इसके साथ C है, तो A और C अगर इधर इकट्ठे हैं और B ऑपोजिट है तो B और C के बीच में 3 आएंगे. वहीं अगर मैं A को यहां ले लेता और B को यहां लेके C को A के इमीडिएट राइट पे ले लेता, तो A के पहले तो राइट पे A और B के बीच में 2 होंगे और C और B के बीच में 1 रह जाएगा. सो एक चीज समझने वाली होती है, अगर हमें दिया हो कि कोई दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऑपोजिट बैठे हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज होती हैं. अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, A को यहां लेता हूं एंड टूवर्ड्स राइट 4 होंगे, यहां लूंगा तो टूवर्ड्स राइट A और B के बीच में 2 आएंगे. तो अगर ऑपोजिट वाला स्टेटमेंट दिया हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं. वी नीड टू लुक डाउन कौन सी पॉसिबिलिटी वैलिड है. एक बार एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, काफी क्लैरिटी आएगी. आई एक्सपेक्ट यू टू ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. सेम स्टेटमेंट्स एज सर्कुलर, यही वाली स्टेटमेंट्स हैं, बट आंसर चेंज होगा. ट्राई टू ड्रॉ द केस फॉर स्क्वायर टेबल नाउ.
Febin, your answer is not right. Okay, Prana, your answer is almost correct. You have used H for twice. So Vrindu is perfect. Samriti is also right. No, sorry, Samriti, your answer is not perfect. A small mistake. Samriti, cross-check your answer. Prana, perfect. Ananya, yours is also correct. Perfect. Karina. Ishwarya, yours is also correct. चलो मैं फिर भी एक बार ही करवा रहा हूँ. Samriti, there is a small doubt. थोड़ी सी गलती है बेटे. You need to again cross check your answer. अच्छा, मैं एक बार ही करवा रहा हूँ. जिसको जरा सा भी डाउट है पूछ लेना. मैंने यहाँ पे दो टेबल्स ड्रॉ किए हैं. मैं फिर बोल रहा हूँ वो स्पेसिफिक रीजन क्या है. बिकॉज मुझे दिया हुआ है कि ये इसके ऑपोजिट है और ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन साथ में बैठे हैं. अब लॉजिकली देखो बेटे, अगर वो कह रहे हैं एच बी के ऑपोजिट है और बी और जी साथ में है, हो सकता है कुछ ऐसा हो कि मेरे पास जो एच वाज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है और एच के ऑपोजिट जी है. अब एच और जी ऑपोजिट अगर यहाँ है तो इनके बीच में इधर दो लोग हैं. वहीं लेकिन अगर H यहाँ पे होता, G यहाँ पे होता, तो B यहाँ पे होता. अब H और G के बीच में इधर चार लोग आ जाएंगे. तो जहां पर ऑपोजिट वाले दिए होते हैं और ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन एक साइड पे बैठे हैं, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. ये भी वैलिड केस है, ये भी वैलिड केस है. डेफिनेटली दोनों से अलग अलग आंसर्स आएंगे. तो मुझे स्टार्ट करने के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज को सोचना पड़ेगा. अब सेकंड स्टेटमेंट जब मैं देखता हूं डी, ई और एफ के बीच में है. पहले अगर इस पॉसिबिलिटी में देखूं तो डी अगर यहां है तो ई या एफ में से एक ऊपर होगा और एक यहां पे होगा. इसमें बाद में आ रहा हूं. अब इस केस में जब हम बात करते हैं सी इज टू प्लेसेस राइट ऑफ एफ, एफ अगर यहाँ पे है तो उसके राइट पे पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर एफ यहाँ पे है, यहाँ भी टू प्लेसेस राइट इज नॉट पॉसिबल. सो इन दिस कंडीशन नाइदर ऑफ द केसेस ऑफ एफ वुड बी पॉसिबल. ये केस रिजेक्ट हो रहा है. लॉजिकली समझो, अगर लेफ्ट दिया होता तो सी कुड बी लेफ्ट ऑफ एफ बिकम्स अ वैलिड केस. बस एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ये स्टेटमेंट्स वैलिड नहीं है. यहाँ पे आऊंगा, डी ई और एफ के बीच में है, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. बट एफ के आगे दो प्लेसेस राइट पे सी लेना है, तो ऑब्वियसली एफ यहाँ पे होगा. उसके टू प्लेसेस राइट पे आई नीड सी एंड डी हैज टू बी बिटवीन ई एंड एफ. सो दिस बिकम्स अ वैलिड केस एंड यहाँ पे ए आ जाए. कंफर्टेबल? मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम कभी मार्क्स लूज नहीं करेंगे. ये स्कोरिंग होते हैं. ये बेटे मेरे पास इजियर क्वेश्चंस माने जाते हैं. तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के ऊपर जो सिटर्स होते हैं उन पे स्कोर करना जरूरी है. कंफर्टेबल? एंड आई होप द पॉइंट इज क्लियर. द आंसर्स वुड बी एंटायरली डिफरेंट. पिछले क्वेश्चन में ए के ऑपोजिट डी आ रहा था, यहाँ ए के ऑपोजिट एफ है. ए के इमीडिएट लेफ्ट पे एच है, पिछली सर्कल में ए के इमीडिएट लेफ्ट पे सी था. कंफर्टेबल? किसी को बहुत टफ नहीं लग रहा? इजी है. हम लोग नेक्स्ट सेट पे मूव कर रहे हैं. अब जल्दी से बेटे नेक्स्ट सेट सॉल्व करोगे. उसी चीज को रेक्टेंगुलर टेबल पे डाल दिया.
गुड प्रेरणा। परफेक्ट अनन्या। गुड सबरेंदु। गुड समृति। सेवन ग्रेट बेटे। Looking for others to respond. Good Veena. Rest all. Abhiroop, I am waiting for your answer. Ipshita, Karina, Lovely, Kritika, Sahil. Sahil, good. Lovely, your answer. Komal, Kritika. Good Aishwarya. Ipshita, Komal, Karina, waiting for your responses. Lovely, your response also. चलो एक बारी मैं करवा रहा हूं। देखो अगेन यहाँ पे आई एम नॉट बी फॉर्मिंग केसेस। द एडवांटेज विद द क्वेश्चन इज ऑपोजिट तो दिया हुआ है, बट ऑपोजिट में वो शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड का कंफ्यूजन आ जाएगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। सो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लोग लास्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। बी इफ एच वर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल एंड नन ऑफ देम वाज फेसिंग सी। अब तीनों इसका मतलब लॉन्गर साइड में है, ऊपर ले रहे हो नीचे ले रहे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं रिलेटिव पोजीशंस अभी श्योर नहीं कर सकता हूं। बी एफ एच कैसे भी हो सकते हैं। देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियरली सेज जे हु वाज इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब अगर एफ इन तीनों में से एक है, जे इस साइड पे नहीं आ सकता, सो दी ओनली पॉसिबल केस इज एफ यहां पे होगा, जे यहां पे होगा,
F के इमीडिएट राइट पे J होना चाहिए and J must be opposite to E, so E has to occupy this position. कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, पहली बारी में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, दैट विल सेव आवर टाइम। तो ये F है, ये J है और इधर E है। फिर वो कह रहे D was 2 places left of H. Ideally H has to be these two. अगर H यहाँ पे है तो उसके 2 places left पे पॉसिबल नहीं है, so this has to be H and 2 places to his left has to be D. And it says was immediate right of A, so D अगर यहाँ पे है तो I'll keep A here, इसके immediate right पे D होना चाहिए। अब लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो था BFH अगर सेम साइड पे थे, ये H है ये F है, so this has to be B and none of them could face C, so C could not occur at either of these two positions. C पक्का यहीं पे आएगा, C अगर यहाँ पे है और I C और G के बीच में है तो ये I होना चाहिए और ये G होना चाहिए। सो आपकी इच्छा, आप इसको जैसे भी लिखना चाहते हो। ऑब्वियसली क्वेश्चंस दैट वुड फॉलो वुड मेक मच मोर क्लियर सेंस। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, between which two people is D sitting, so I would say D has to sit between A and E. ठीक है, so that the questions follows could easily be answered. Almost everybody gave me the answer. Still anybody who has a doubt in this question? I hope comfortable. चलो एक छोटा सा पॉइंट और, at times you have odd number of people on a table. अभी तक हम जो कर रहे थे they were on even number of people, so the distribution was more even. जब odd number of लोग एक टेबल पे बैठे हों, अगर कुछ स्पेसिफाई किया हो डिग्रीज वगैरह का, क्योंकि नॉर्मली रीजनिंग के क्वेश्चन में बेसिक लेवल में नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस में अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल आ जाए तो एक एजम्पशन लेके चलते हैं, अगेन दे विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट व्हाट वुड हैपन, नोबडी वुड फेस ईच अदर। तो एक छोटा सा पॉइंट होता है, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ पीपल है, सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी मोर इवन and they'll be sitting in a fashion facing each other, वो एक दूसरे को ऑपोजिट बैठते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं। बट वहीं अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल हो, let's say we need to arrange 7 people on a circular table. Now 7 is an odd number, तो what would happen अगर कोई एक यहाँ पे बैठा है तो इसके ऑपोजिट कोई नहीं होगा until unless specifically told. So what would happen? The other 6 people has to be distributed evenly among this, 3 on this side and 3 on this side, with the condition that nobody would be facing each other. So अगर odd number of people हैं और कुछ स्पेसिफाई और नहीं किया हुआ तो उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, कोई किसी को फेस नहीं करता है, इसके ऑपोजिट कोई नहीं है, इसके ऑपोजिट ये स्पेस होगी, इसके ऑपोजिट यहाँ होगा, बट कोई किसी को फेस नहीं करेगा। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट बनाते हैं, रेस्ट ऑल इज सेम, एवरीबॉडी इज राइट वुड मूव इन दिस डायरेक्शन। So I hope you can try question number 9th as well now, this 19th and 20th. Try the next set.
Pranay, you have taken more 9. ठीक है, so sorry. Savrindu, your answer is not correct. Cross check it. Rana, it's okay, bete. Savrindu, you cross check your answer. Savrindu, not correct. Ananya, yours is correct. Veena, yours is correct. This was a little tougher. And you have certain more questions in workshops. Homework says that would be little tougher also. Not very tough. I've not kept any questions which is beyond a certain level. But I'm giving you 2 more minutes. Prana, I understand you have got the answer. Veena, good. Ananya, good. Rest all. Try to be little more quick with your answers. Good, Samriti.
ओके चलो मैं एक बार समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा इश्यू जो था वो ये था कि मैं स्टेटमेंट्स में शायद उतना क्लियर लिंक नहीं देख पा रहा था। टू मेक माई थिंग्स लिटिल इजियर अभी तक जो आपको क्वेश्चन रखे गए थे उसमें लिंक ढूंढने बहुत आसान लग रहे थे। कोई इश्यूज नहीं है समरिंदु, आई एम गिविंग यू द राइट आंसर, देन वी कैन डिस्कस इट फर्दर। एक चीज बेटे समझो, अब आइडियली अगर मैं ध्यान से देखूं तो इट सेज t sits fifth to the right of r, बट इफ आई स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट शायद आगे चल के प्रॉब्लम ये दिख रही है कि मुझे उसको कुछ लिंक नहीं दिया हुआ। तो या तो इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करके फिर n की पॉसिबिलिटीज ले लेता हूं, या मैं स्टार्ट कर सकता हूं m sits between s and p and n sits fourth to the left of p, जैसे आपको अच्छा लगे। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो स्टेटमेंट्स एक उन पे रोटेट हो रहा है, एक आर टी है और फिर एन आर और टी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन एन फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ पी है। तो अगर यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे अगर ये आर है 1 2 3 4 5 this has to be t. Now n could not be on either of these four positions. That means what we are left with three possibilities with n. अब मुझे पता है n को ऐसी जगह लेना है ताकि n sits fourth to the left of p, that means p उसके राइट पे होगा। तो अगर n ये है 1 2 3 4 is possible, n could be this 1 2 3 4 is possible, and then this could be n 1 2 3 4 is possible. तो अगर मैं इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करूं तो मुझे तीन पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। मुझे लगता है उससे क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तो मैं पहले दूसरी पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, दैट वुड बी लिटिल मोर इजियर। अगर मैं कहता हूं n सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ p, अगर यहां p ले लेता हूं तो 1 2 3 4 this has to be n. Now m sits between s and p, अब फिर से दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये m और ये s है, या फिर ऐसा हो सकता है ये p है, ये m है, ये s है और यहाँ पे n है। अब मुझे चाहिए क्या था, n जो था वो r और t के साथ नहीं हो सकता, यहाँ पे भी r t नहीं हो सकते, यहाँ पे भी r और t पॉसिबल नहीं है, और t और r के बीच में चार वेकेंट पोजीशन चाहिए। देखो ये तो दोनों के बीच में मैक्सिमम एक का डिफरेंस हो सकता है, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ आ गया। r और t के बीच में देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 5 प्लेसेस, बट हियर यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 प्लेसेस टू द राइट और लेफ्ट, तो ये केस इनवैलिड हो गया। यहाँ पे फिर से r और t यहाँ पे नहीं आ सकते और s के साथ t नहीं हो सकता। What does that means? ये दो इकट्ठे भी नहीं हो सकते, तो यहाँ पे जो होगा वो पक्का r होगा, and t has to be fifth to the right, 1 2 3 4 5 has to be t, 1 2 3 4 5. Comfortable? Then it says o sits second to the right of q. अब ये तो कंसेक्टिव है तो ये होने चाहिए, उसमें q यहाँ पे होगा और उसके सेकंड टू द राइट o यहाँ पे होगा। What is left is only L, so L has to be positioned at this place. Comfortable? सुरेंदु मैं आपका आंसर एक बार ही चेक कर रहा हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सुरेंदु यू सेड L T Q, बेटे वो कुछ मिसमैच हो रहे हैं, मैं उसमें गलती बता देता हूं आपकी कहां पे हो रही है। When you says L T Q, just give me a second, I'll draw it over here. You says L T Q N O R. बेटे N, so sorry, N O R, and then you'll have P M S. Okay. Now the first statement was T was fifth to the right of R, that is valid. N is not an immediate neighbor of R or T, that is valid. M sits between S and P, that is valid. Then
O sits second to the right of Q, that is also valid. And S is not an immediate neighbor of T. We had 1, 2, 3, 4, 6. गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? T sits fifth to the right of R. 1, 2, 3, 4, 5. It's not an immediate neighbor of R and T. M sits between S and T. Okay, अब बेटे यहाँ पे प्रॉब्लम देख, ये N जो था वो 3 places to the left आ गया बच्चे. सवरेंदु, if you can please notice, आप जो गलती कर रहे थे बेटे वो गलती कहाँ पे हो रही थी? The N has to be 4 places to the. So sorry. सवरेंदु क्लियर हो गया बच्चे को? Anybody else with any other doubt? बेटे इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम यही है, अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो आपका सारा अरेंजमेंट खराब हो जाता है. प्रॉब्ली यू एंड अप लूजिंग 3 to 4 क्वेश्चंस. नेगेटिव मार्किंग डाल के मेरे 3-4 नंबर चले जाते हैं. एंड वी ऑल अंडरस्टैंड गवर्नमेंट जॉब में खासकर प्रीलिम्स लेवल पे वो 1-1, 2-2 नंबर के ऊपर बेटे कट ऑफ चेंज होती हैं. सो आई होप द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर. अच्छा, आज के लिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस मच ओनली. आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट लेवल. तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के कराए हैं. मैं फिर बोल रहा हूं, अभी हम कुछ बेसिक्स करेंगे. हर टॉपिक के कुछ इजी वाली चीजें करके विल गो फॉर 10 वीक्स विच आर नॉट वेरी टफ वीक्स. बट धीरे धीरे डेफिनेटली कुछ टेक्निकल टॉपिक्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे सिलोजिज्म्स हैं. देन विल गेट डाउन टू सम मोर टेक्निकल टॉपिक्स. सिंबल नोटेशंस हैं. क्वांटिटेबिलिटी वैसे ही थोड़ी टफ रहती है. तो आज के लिए इतना ही कर रहा हूं. एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डिस्कस फर्दर? कुछ और पूछना हो किसी को? All clear? Can you please confirm? Is everybody comfortable? Everything clear? Okay, thank you for my Fabian. Thank you Ananya. Thank you Savrendu, Veena, Samriti, Karina. Chalo. That means you can now download the sheets. अगर नहीं आएंगी तो please let us know. Contact आप एक बारी कस्टमर केयर पे बोल देना, आपको नंबर शेयर कर दिया हुआ है. ठीक है? और एक बारी इसकी होम एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लेना. मेरे साथ आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे या वेडनेसडे होगी. शेड्यूल्स आपको मिल जाएंगे. यू कैन डेफिनेटली देन कम विद योर डाउट्स. फाइन. अदरवाइज वी विल अटैच द सॉल्यूशंस टू दैट आल्सो. यू कैन रेफर टू दैट आल्सो. फाइन. So thank you Fabian. Thank you everybody. Thank you Sahil. Thank you Kritika. Thank you Veena. Fine. So I'm going to log it off. Thank you everybody. Thanks so much for the day.